नमस्कार मित्रों, हमने जो कक्षा अष्टमी सामाजिक विज्ञान के बारे में ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से अध्ययन किया था, जिसमें हमारा जो अध्याय है दूसरा था, जिसमें व्यापार से कंपनी के शासन तक की बातचीत हमने की थी। यानी व्यापार से लगाकर कंपनी ने किस प्रकार से हमारे ऊपर शासन किया, उसके बारे में हमने इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने ये पढ़ा था। ठीक है, आगे जो हमें इसमें पढ़ना है कंपनी की नीतियों के बारे में, वो जो पढ़ना है वो समझे क्या है। 1757 से लगाकर के 1857 तक अंग्रेजों द्वारा सत्ता प्राप्ति के लिए जो संघर्ष किया, उसके बारे में जानना है। कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजों ने 1757 ईस्वी से लगाकर 1857 तक किस प्रकार से या क्या किन किन रियासतों के साथ या राज्यों के साथ क्या क्या नीतियां अपनाई, कौन से युद्ध किए, कौन सी उन्होंने जो है संधियां की, जिसके कारण एक व्यापार से कंपनी शासन तक वो बन गई। ये सारी की सारी बातें जो है अपन को इसमें समझनी है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इस व्यवस्था के लिए अंग्रेजों ने रियासतों के साथ संधियां करनी शुरू की। रियासत, ठीक है, मतलब कि रियासत के साथ संधि। संधि से तात्पर्य है कि उन्होंने जो हमारे यहाँ पर राजा महाराजा लोग रहते थे उनसे मित्रता का प्रस्ताव रखा, लेकिन ये मित्रता का जो प्रस्ताव था वो छल और कपट का था। कुल मिलाकर उस रियासत को, उस एरिया जो है या वो जो क्षेत्र है राजा महाराजा का, उस क्षेत्र के ऊपर अंग्रेजों का प्रभाव जमाना, ये इस संधि का मूल रूप से था। अगर इस संधि में बात करते हैं तो सबसे पहले संधि आएगी सहायक संधियां। सहायक संधियां वेलिजली एक गवर्नर जनरल हुआ था जिसने ये संधियां शुरू की थी और भिन्न भिन्न रियासतों के साथ इस संधियों के माध्यम से उन रियासतों पर अधिकार कर लिया। ठीक है, ये बात याद रखनी। यानी कि सहायक संधियों के माध्यम से रियासतों से जो है उसके प्रभाव में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरी अगर मैं बात बता दूं आपको तो वो है अंग्रेजों ने हड़प नीति, गोद निषेध नीति, गोद निषेध, हड़प नीति आदि के माध्यम से भी इन रियासतों के ऊपर अधिकार करना शुरू कर दिया। गोद निषेध क्या है, एक शब्द में समझिए। प्राचीन समय से एक प्रथा चली आ रही है कि अगर किसी भी राजा महाराजा के अगर पुत्र नहीं है तो उस पुत्र
के स्थान पर उस राजा महाराजा का अगला शासन कौन संभालेगा, उसकी मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। यानी कि जो राजा है, राजा की जब मृत्यु हो जाएगी तो बाद में उसका शासन कौन संभालेगा, तो उसका तो पुत्र है नहीं। इसलिए वो क्या करता था, अपने निकट संबंधी जो अपने रिश्तेदार होते, चाहे काका बाबा भतीजा किसी का हो, ठीक है, अपने निकटतम संबंधी को कानूनी संरक्षण के माध्यम से उसको पुत्र जो है बना देता था, अर्थात उसको गोद ले लेता था। इसी को गोद निषेधी कहते हैं, इसको दत्तक भी बोलते हैं, दत्तक पुत्र क्या बोलते हैं। प्रश्न आ जाए दत्तक पुत्र तो आपको याद रखना है कि दत्तक पुत्र के बारे में भी, इसके बारे में अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हड़प नीति। हड़प नीति में क्या करती थी कि अंग्रेज लोग जो थे वो उस रियासत के ऊपर लांछन लगा देते थे। क्या लांछन लगाती कि राजा महाराजा वहां का शासन सही नहीं कर रहे हैं, राजा महाराजाओं के कारण वहां की जनता, वहां के किसान, वहां के मजदूर लोग हैं, वो लोग क्या है, परेशान हैं, ठीक है। कहां के, उस रियासत के, ठीक है। वहां पर कुशासन लगाती थी, यानी राजा महाराजा का जो शासन है वो कुशासन है, और उस कुशासन के तहत क्या करती, हड़प नीति लगा करके उस रियासत को हड़प लेती और अंग्रेज अपने अधीन कर लेते। यही नीति कहलाती है हड़प नीति। तो साइक संधि, गोद निषेध और हड़प नीति, इनके तहत जो है उन रियासतों के ऊपर अधिकार कर लिया। किसने, अंग्रेज लोगों ने। जहां राजा महाराजाओं का शासन था, अब वहां पर किनका शासन हो गया, सीधा सीधा अंग्रेजों का शासन हो गया। तो ये बात अपन को याद रखनी। और ये सारी गतिविधियां कब से कब तक चली, 1857 तक चली। कब से चली, ये चली थी 1757 से लेकर, अभी मैंने यहाँ पर एक डेट लिखी 1757 क्यों लिखी, क्योंकि इसी समय प्लासी का युद्ध हुआ था और उस प्लासी के युद्ध से ही अंग्रेजों का अधिकार करने का एरिया तय हो गया और इन्होंने 1857 तक यही योजना बनाई। लेकिन 1857 के बाद एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ एक नीति बनी और उस नीति के कारण, ठीक है, इनके प्रभाव में थोड़ी कमी आई और जो अंग्रेजी कंपनी थी उस कंपनी का शासन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है, उस कंपनी की जगह यहाँ पर अंग्रेजी सरकार की जो महारानी एलिजाबेथ थी उसका शासन शुरू हो जाता है, अर्थात वहां पर ब्रिटेन की शासन करने लग जाते हैं, अर्थात ब्रिटेन की सरकार का शासन हो जाता है। एक व्यापारिक कंपनी से शासन छूट जाता है और इसकी जगह ये वाला शासन लग जाता है। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। आगे अगर मैं आपको बात बताऊं तो समझिए वो क्या है। अब इसके तहत जो है हड़प नीति के कुछ उदाहरण भी दे रखे हैं, जैसे झांसी है, सतारा है, ठीक है, सबलपुर है, ये झांसी, सतारा, ठीक है, अवध, जबलपुर, महाराष्ट्र, ये आदि क्षेत्र हैं, ये आदि रियासतें हैं। इन रियासतों के ऊपर अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, ठीक है। झांसी, सतारा, अवध, जबलपुर और महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में इन्होंने क्या करा, अपना प्रभाव जमा लिया था। जहां पर एक व्यापार के उद्देश्य से ये कंपनी आई और अब क्या है, वहां पर शासन सत्ता स्थापित कर ली। आगे अगर मैं बात करूं तो दक्षिण में हमारे दो रियासतें थी, एक तो थी महाराष्ट्र में मराठा, ठीक है, पहली है महाराष्ट्र में मराठा और दूसरी जो थी हमारी मैसूर में, मैसूर। इन रियासतों को भी अंग्रेजों ने अपने अधिकार में कर लिया। अब वो कैसे कर लिया, सबसे पहले मराठा का समझे। देखो, अंग्रेज और मराठों के मध्य तीन युद्ध हुए, तीन युद्ध। किनके मध्य हुए ये तीनों युद्ध? ये हुए थे अंग्रेज वर्सेज मराठा, ये याद रखना। इन तीन युद्ध, प्रथम युद्ध
द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध, ये तीनों युद्ध हुए। ठीक है, मराठा में मराठा का शासन था और मराठा लोगों में अंग्रेजों ने फूट डाल दी। ये फूट डालने का जो कार्य हुआ ये पेशवा के पद को लेकर के हुआ था। पेशवा, एक पेशवा प्रधानमंत्री का ये पद था। ठीक है, इस प्रधानमंत्री के पद को लेकर के इन्होंने जो है कारण बना युद्ध का, और इसी कारण से अंग्रेज वर्सेस मराठा में 3 हुए, पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध। तीनों युद्धों में अंग्रेजों ने क्या करा, इन मराठाओं को हरा करके मराठा से संधि कर ली और संधि करके उन्होंने मराठा राज्य पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से कंपनी के रूप में ये अंग्रेज लोग आए और मराठा क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार कर लिया। ये बात समझना, आगे और समझे। इसी प्रकार से हमारी एक और रियासत थी, और वो रियासत जो थी वो थी मैसूर की। वर्तमान समय में मैसूर जो है हमारा कर्नाटक राज्य है। ठीक है, इस कर्नाटक राज्य की ये एक रियासत थी, ये याद रखना। और मैसूर का जो राजा था उस समय वो था हैदर अली। हैदर अली, ठीक है, इस हैदर अली से इसने युद्ध किए। यहां पर भी जो युद्ध हुए वो युद्ध कहलाते हैं आंगल मैसूर युद्ध, याद रखना। और आंगल मैसूर युद्ध हुए वो 4 हुए, और 4 का क्या नाम था, आंगल मैसूर युद्ध फर्स्ट, आंगल मैसूर युद्ध सेकंड, आंगल मैसूर युद्ध थर्ड, आंगल मैसूर युद्ध फोर्थ। ये 4 नाम इसके थे। पहला अंग्रेजों और मैसूर के मध्य युद्ध हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ। पहला युद्ध, दूसरे युद्ध में हालांकि मैसूर के राजा की जीत हुई, और उस मैसूर का उस समय जो राजा था वो था हैदर अली, ये याद रखना। ठीक है, लेकिन हैदर अली दूसरे मैसूर के युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है, अर्थात उसकी आयु की वजह से ये थक जाता है और युद्ध करके ये सत हो जाता है। इसके कारण हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। बाद में क्या हुआ, हैदर अली का पुत्र वहां का राजा बनता है जिसका नाम है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, क्या नाम है, टीपू सुल्तान। ठीक है, अब इसे टीपू सुल्तान से युद्ध होता है, वो होता है आंगल का तीसरा युद्ध और आंगल का चौथा युद्ध। इस आंगल के चौथे युद्ध में 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हो जाती है, हार जाता है। और जैसे ही वहां के राजा की मृत्यु हो जाती है तो जो ये मैसूर का राज्य है ये अंग्रेजों के पास चला जाता है। किसके पास चला जाता है, अंग्रेजी शासन में मिल जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने ये पढ़ा किस प्रकार से एक अंग्रेज कंपनी ने भारत की रियासतों के ऊपर अधिकार किया और उसको अपने नियंत्रण में ले लिया। गृह कार्य के रूप में अपन 2-3 प्रश्न लिख सकते हैं जिनका अभ्यास करना, इस वीडियो को 1-2 बार देख करके 2 प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे गृह कार्य के रूप में। पहला है आंगल मैसूर युद्ध कितने हुए। ठीक है, पहला प्रश्न ये है आंगल मैसूर युद्ध कितने हुए। दूसरा प्रश्न आपको जो लिखना है वो प्रश्न लिखना है आंगल मराठा युद्ध कितने हुए। ठीक है, 2 प्रश्न। तीसरा प्रश्न जो लिखना है वो लिखना है गोद या दत्तक पुत्र किसे कहते हैं, ये वाला प्रश्न है। और चौथा और अंतिम प्रश्न जो है वो लिखना है भारत
के मानचित्र में, भारत के मानचित्र में मैसूर कर्नाटक, महाराष्ट्र को दर्शाइए। ठीक है, इसमें क्या करना है, इनके तो प्रश्नों के उत्तर सीधे दे सकते हो, इसमें आप प्रयास करना अपनी कॉपी में, नोटबुक में भारत का मानचित्र बनाने का, और उस मानचित्र में ये 3 जो स्थान दे रखे हैं उसको भरने का प्रयास करना। जय हिंद।